अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, आपकी खिदमत में नबीहा एजाज हाजिर है। न्यू पाकिस्तान प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज एक मरतबा फिर से हमारी हाजिरी हो चुकी है बहुत सारी टॉप स्टोरीज लेकर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लेकर। तो प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग। स्पेशली एक 18 मंथ्स के बच्चे से मैं आपकी मुलाकात करवाने जाऊंगी आज प्रोग्राम में, जिसका नाम याद है और इसको इतनी सी कम उम्र में इतने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स अब मुझे लगता है मिलना शुरू हो गए हैं। और इसकी खासियत क्या है वो मैं प्रोग्राम में आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में एक न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जनाब, आपको पता है कि मॉनसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है अभी, और ये जो बारिशों का स्पेल है जो पाकिस्तान में खासकर दाखिल होता है, तो ये इंडिया से ट्रेवल करता हुआ जो है वो ये आता है कराची से। भी आपको पता है कि जब मॉनसून होती है और बारिश ने पिछले साल भी बड़ी तबाही मचाई, लाहौर में दो के मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा खुशगवार है, तो हम सब तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये मौसम एंजॉय करना उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। आपने जरूर वो स्टोरी देखी होगी इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में, जहां पर आई गेस अमीर किला जहां पे जयपुर के थोड़े से फासले पर मौजूद है, और जहां पर आसमानी बिजली गिरी। यूजुअली जब आसमानी बिजली गिरती है तो वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कल ये इंसिडेंट हुआ कि ये किले पर जो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो कि पिकनिक अपनी मनाने के लिए गए हुए थे, टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद थे, और बिजली गिरने की वजह से 11 लोग जो हैं बताया जा रहा है, या शायद इससे ज्यादा नंबर है। तो ये बातें हमने हमेशा कहानियों में, फिल्मों में पढ़ी हुई है कि बिजली जब गिरती है तो खुले मैदान में गिरती है, लेकिन कल का ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा ही खौफनाक था। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और उसके बाद जो बिजली गिरने का मंजर था वो कयामत का मंजर था, बहुत ही खौफनाक आई एम श्योर था, और बहुत सारे लोग मुतासिर भी हुए। जनाब चलें, ये तो बात हुई, एक मैसेज भी इसके साथ ये है कि हमारे यहाँ भी चूंकि मॉनसून का मौसम है और बड़ी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, तो एहतियात बरतना भी जरूरी है, थोड़ा सा ख्याल करना भी जरूरी है। हम सबके लिए सेल्फीज लेने हम फौरन से पहले चले जाते हैं, तो आपने देखना है कि सिक्योर आप हैं जहां पर भी आप मौजूद हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। अच्छा जी, अब चूंकि बकर ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, ईद उल अजहा की तैयारियां हो रही हैं। बकरा मंडी जो है, मवेशी मंडी जो है, वो अब हर जगह सज चुकी है, बड़ी रौनक भी है, बड़ा मेला भी है, और ऐसे में लोग अभी से काउंट करना शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई हमारी कितनी छुट्टियां होंगी और जो है वो हम कैसे अपना जो है वो पूरा वीक अब प्लान करेंगे। तो भाई टेंशन आप लोगों की खत्म हुई है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां एज यूजुअल हमेशा होती हैं, तो अब ये कौन से दिन होंगे इसका भी फैसला सामने आ चुका है। तो जनाब, ये छुट्टियां आपको होंगी मंगल के दिन, बुध के दिन और जुमेरात के दिन। जुम्मे को अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू गो टू योर वर्क, आपको जाना पड़ेगा, वापस रिज्यूम करना पड़ेगा अपने ऑफिस में आपको। तो 20, 21 और 22 जुलाई को जो है छुट्टियां आप इंजॉय करेंगे आपकी फैमिली के साथ, और भरपूर तरीके से इंजॉय कीजिएगा। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश हमेशा की तरह रह जाती है, और वो ये कि भाई हम पता नहीं कब एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट माहौल में हम जो है वो अपनी बड़ी ईद गुजारेंगे। जब ईद का त्यौहार गुजरता है, पहला दिन गुजरता है, तो जगह जगह जो स्मेल आ रही होती है, जो गंदगी हमें हमारी गलियों में, मोहल्लों में नज़र आ रही होती है, वो देख के जो है बड़ा अफसोस होता है कि हम भाई इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर कहा यह जाता है, हमारे दीन ने भी हमें कहा हुआ है कि भाई सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जितने लोग अभी सुन पा रहे हैं उनको मैं ये भी मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग अपने घर में या कुर्बानी कर रहे हैं तो सफाई सुथराई का भी प्रॉपर जो है वो ख्याल रखें। ऐसा मत करें कि आलाइशें जो हैं वो पास वाले खुले प्लॉट्स में आपने जाके फेंक दी, और खून की नदियाँ जो हैं वो आपकी गली से गुजर रही हैं और किसी सामने वाले पड़ोसी के घर तक पहुंच रही हैं। प्रॉपर सफाई का एहतमाम भी और ख्याल भी रखना मेरे ख्याल से हम तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। सिर्फ कुर्बानी करना फ़र्ज़ नहीं है, ये भी कुर्बानी के SOPs में ही है। तो बड़े बड़े जनाब हैरत अंगेज और अजीबोगरीब इंसिडेंट भी होते हैं कराची से। यूजुअली आपको पता है क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सिस्टम ज़रा ज़्यादा है, फ्लैट्स बने होते हैं, और वहाँ पे जब जानवर रखे जाते हैं अक्सर छतों पर, तो वहाँ से जानवर को, खासकर बड़े जानवर को उतारने का और उसको चढ़ाने के भी बड़े अजीबोगरीब इंसिडेंट और वाक़यात होते हैं। और अभी से मैं देखना शुरू होगी कि कुछ न्यूज़ में इस तरह के जो हैं वो इंटरेस्टिंग फुटेजेस सामने आना शुरू हो गई हैं। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो खैर वाफियत से हमें ईद के करीब पहुँचाए। गर्मी ताहम बड़ी होगी इस ईद पर, तो कैसे कपड़े पहने, ख़वातीन का ये बड़ा कंसर्न है। आजकल मेरी भी फ्रेंड्स बड़ा डिस्कस कर रही होती हैं कि भाई ईद पर गर्मी
बड़ी होगी, किचन का काम भी बड़ा होगा, तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी है। लेकिन आप खैर की दुआ मांगे कि खैर आफियत से जनाब हमारा ये त्यौहार गुजरे, साथ साथ हमें ख्याल भी रखना है, सारे SOPs का भी आपने ख्याल रखना है, गैदरिंग भी होगी, जाहिर सी बात है रात को बारबेक्यू पार्टी तो होगी ही, लेकिन इसमें आपने कोरोना SOPs का भी जनाब बहुत सारा ख्याल रखना है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी जो है फिरदौस आशिक आवान साहिबा, हमारी बड़ी प्यारी जो है वो आपा, उनकी स्टोरी हम शेयर करेंगे। खबर ये है कि उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट क्या है? वो कहती हैं हरीम शाह भटकी हुई बच्ची हैं। आई वुड से फिरदौस आशिक आवान आपा साहिबा बच्ची तो नहीं है, लेकिन चलें आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपको बच्ची लग रही हैं। कहती हैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा कि कभी सिंध पर तो कभी विफाक पर हमले कर रही हैं। भाई कौन है? अच्छा मुझे तो वैसे यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया से और मीडिया से भी बड़ी शिकायत है। अब बहुत सारी बातें हैं मैं खुलकर अब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन भाई कौन है? हरीम शाह इज जस्ट, शी इज नो वन। यहाँ पे आई एम श्योर आप लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि मैं ये स्टोरी बड़ा मतलब कि ये पढ़ रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ बड़े गम के साथ, दुख के साथ, कि भाई क्यों हमने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है ऐसे लोगों को जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, जब बात आती है कुछ ऐसे लोगों की जिनको पूरी दुनिया जो है वो हाईलाइट करती है, जो लाइमलाइट में है, मलाला पर हम तनकीद कर 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 जो है हमने जो है वो उस बच्ची पर हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कोई अच्छी बात भी हो तो हमें वो अच्छी बात दिखती नहीं है। दूसरी जानिब हरीम शाह जो है वो हमारी खबरों की जीनत बनी रहती है, उन पर हम स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारे सोशल मीडिया को भी, हमारे न्यूज़ मीडिया को भी एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमें किसको स्टार बनाना है और किसको स्टार नहीं बनाना है। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ख्याल से हम तमाम लोगों पर। फिरदौस आशिक आवान साहिबा आपा, आपको तो ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए। चलें जी जनाब, ये तो मेरा शिकवा था, मैंने कर दिया। आपके साथ आगे बढ़ते हैं और एक और खबर जो है आपको उससे अपडेट करते हैं, क्योंकि अच्छी स्टोरी से अपडेट रखना हमारा फ़र्ज़ है। और ये जनाब हमारी पाकिस्तानी गुलकारा हैं अरूज आफ्ताब। मैं चाहूँगी तस्वीर अगर आप ज़रूर दिखाएं अरूज आफ्ताब की, और आई विश कि मैं कोई इनका जो ये गाना मोहब्बत है, आई विश कि मैं ये आपको गाना भी दिखा सकती। तो जनाब इनका ये जो गाना है ये जो है जो गुज़श्ता अमरीकी सदर इससे पहले गुजर चुके हैं बराक ओबामा, उनकी प्लेलिस्ट में, उनकी फेवरेट जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है वो शामिल है। और जाहिर सी बात है हमारी जो गुलकारा है अरूज आफ्ताब, उनके लिए जो है वो इट्स अ प्राइड। उन्होंने शेयर किया इंस्टाग्राम पे, शी केम ऑन इंस्टाग्राम और शेयर करती है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, हमारे म्यूज़िक में, हमारे कल्चर में, हमारे लिरिक्स में एक वो कशिश है कि अब कोई भी जिस तरह हमारे पुराने हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं जो वो परफॉर्म किया करते थे यूरोपीय ममालिक में जाके या अमेरिका में जाके, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, उनसे मोहब्बत कैसे किसी को नहीं हो सकती। तो जब ये इस जॉनरा के हमारे आर्टिस्ट जब ट्रैवल करते थे और गोरा सामने होता था तो उनको एक आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि ये क्या गा रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक धुन और वो एक कमाल और एक वो जादू, एक कहते हैं ना कि मैजिक क्रिएट हो जाना। तो ये हमारे वो लेजेंडरी हमारे पर्सनालिटीज़ थी कि जो वाकई मैजिक क्रिएट कर देती थी। जिसमें मैडम नूरजहां का भी मैं समझती हूँ, उनकी आवाज़ भी इस तरह से, उनका म्यूज़िक भी। तो ये वो हमारे सिंगर्स थे कि जो जहाँ पर भी जाते थे सबको अपने गर्विदा कर लेते थे। तो अभी भी मैं समझती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम बहुत अच्छा म्यूज़िक जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। हाँ, तो कि प्लेटफॉर्म नहीं है हर एक के पास उस तरह से, आगे आने के मौके हर एक के पास उस तरह से नहीं है, बट स्टिल आप देखें हमारे जो OST हैं, हमारे जो ड्रामाज है, जो म्यूज़िक है वो बहुत फाइन है, वो बहुत अच्छा है। दो कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो इंडिया की तरह बड़ी और वास्ट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट जो लोग इसका हिस्सा हैं दे आर सुपर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो अरूज आफ्ताब भी इनमें से जनाब एक ऐसी ही गुलकारा है जिनका गाना जो मोहब्बत है वो बराक ओबामा की लिस्ट में था, उनके फेवरेट लिस्ट में था, जिसमें और भी सिंगर्स थे, जिनमें बॉब डिलन थे, JZ थे, रियाना थी, रोलिंग स्टोन्स थे जनाब। तो उनमें जो है अरूज आफ्ताब का मोहब्बत गाना भी था, जिस पर अरूज ने बहुत
खुशी का इजहार किया है। अच्छा जी जनाब, अब जो है ब्रेक पर जाने से पहले लास्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो ये है कि NHMP ने 57 ममालिक में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए हैं और जो मोटरवे पुलिस मिस्टर इफ्तिखार अली हैं उनका ये कहना है कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बैनुल-अक़वामी माशरे के मुख्तलिफ जो ड्राइविंग परमिट है वो जारी शुरू कर दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड। साथ ही वो कहते हैं कि महकमा तालीम को भी कायल किया है। जो इस स्टोरी की सबसे जो अमेजिंग बात है, पॉइंट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि वो हमारे निसाब का लाजमी जुज़्व बनाए रोड सेफ्टी को, और मेरे ख्याल से कि अगर हमारे निसाब का लाजमी जुज़्व हो जाएगा तो हमारी अगली जनरेशन जो है वो उसमें बड़ा अमल दखल कर सकती है। जो हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स और जो रोड सेफ्टी के जो मसाइल हैं या जो लॉज हैं उनकी जो वायलेशन होती है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ना, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा कुछ आके तब्दील करेंगे, हमारे मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो जनाब ये तो थी कुछ टॉप स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। अगर कोई नाश्ता वगैरह चाय वगैरह करनी है तो थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात नन्हे अयाद से करवाने वाली हूँ और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ अयाद से मिलने के लिए, क्योंकि जो मैं अयाद के बारे में जितनी मैंने जानकारी अभी तक ली है, आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं अयाद से मिलूँ और उसकी मदर से ज़रा स्टोरी भी जानूँ कि इतने सर्टिफिकेट्स के पीछे आखिर कहानी क्या है। स्टे विद अस। खासियत है या जो भी सर्टिफिकेट्स उसको इंटरनेशनली मिले हैं उसके पीछे उम्मे अलीन की जो स्ट्रगल है वो काबिले दाद है। उम्मे अलीन जनाब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उससे पहले इनको हाफ फेस पे पैरालिसिस का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टीरॉइड्स पर थी, एंटी डिप्रेसेंट पर थी, बहुत सारी मेडिकेशन कर रही थी अपने लिए। जब ये 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इनको पता चला दैट शी इज कैरिंग अ बेबी और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर्स ने इनकी, चूंकि ये इतने ज़्यादा जो है वो ले रही थी, स्टीरॉइड्स ले रही थी, तो डॉक्टर ने इनको बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहा इन हर 5th मंथ्स। और आपको पता है कि जब खातून 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम डॉक्टर्स भी बहुत सोच समझ कर अबॉर्ट करने का कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत तकलीफ दे होता है। तहम उम्मे अलीन ने ये फैसला किया कि वो बेबी अबॉर्ट नहीं करेंगी। 5, 6, 7 डॉक्टर्स को शी विजिटेड और सारे डॉक्टर्स ने उनको बोला कि अगर वो इसी डिसीजन के साथ जाती हैं कि वो बेबी डिलीवर करेंगी तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो एक स्पेशल किड हो या ऑटिस्टिक हो या मतलब कि कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अब उनका डिसीजन है। तहम उम्मे अलीन एक स्ट्रॉन्ग मदर साबित हुई, बेबी डिलीवर उन्होंने किया, जिसका नाम मोहम्मद अयाद रखा गया। मोहम्मद अयाद अभी 20 मंथ्स ओल्ड है, अभी वो 20 महीने का है, पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ है। एंड ही इज अ वेरी स्पेशल किड, माशाल्लाह ही इज माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारा है, बट ही इज सुपर इंटेलिजेंट। और इनकी सुपर इंटेलिजेंस क्या है उसका मैं आपको जरा सबूत भी दिखाऊंगी, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको साथ ये बताऊं कि मोहम्मद अयाद सिर्फ 4 महीने का था जब मुख्तलिफ राइम्स पर, पोइम्स पर उसने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और तकरीबन आपको मैं बताऊं कि 17 और 18 मंथ्स तक इस बच्चे ने तकरीबन 300 के करीब यानी कि 300 के करीब ऐसी अशियाँ थी जिनकी रिकग्निशन कर ली थी, जिनमें मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ चीज़ें, फ्रूट्स और पता नहीं कौन कौन सी हमारी सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं जिनकी ये बच्चा रिकग्निशन कर रहा था। एंड आई मस्ट टेल यू कि 15-16 मंथ्स का बच्चा बहुत छोटा होता है कि वो इतनी रिकग्निशन कर सके। तो जनाब ये रिकॉर्ड बनाया है, वाहिद पाकिस्तानी सबसे कम उम्र बच्चा है मोहम्मद अयाद, जिसने अब तक बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड के 7 सर्टिफिकेट हासिल की हैं। वो सर्टिफिकेट वाली पिक्चर्स भी मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। और ये बड़ी बात है, इतना छोटा बच्चा जो कि भी पूरी बातें भी नहीं करता है, उसको इंटरनेशनली जो है वो 7 सर्टिफिकेट से ये देखिए, ये वाली तस्वीर है, आप इसमें मोहम्मद अयाद के सारे सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं। अच्छा, हम अयाद से बातें, अयाद की मदद से बातें करेंगे, उनकी जर्नी भी जरा सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले जरा वीडियो अगर हम दिखाएं आपको तो जरा प्ले कीजिएगा मोहम्मद अयाद की। Where is pineapple? Yes, where is pineapple? Pineapple, Aid, is this pineapple? Thank you. Okay. Okay. वो भी करते हैं, वो भी. Where is cherry? Okay, thank you. Okay.
Where is grape? Grape, bunch of grape. Thank you. Show me your eye. Show me your nose. Show me your lips. Show me your tongue. Show me your teeth. Show me your ear. Show me your ear. Show me your hair. Show me your hand. Show me your nails. Show me your nails. Show me your elbow. Mama, show me your elbow. Good job. Show me your arm. Show me your belly. Show me your belly button. Okay. Show me your knees. Where are the knees? Show me your knees. Knees कहाँ हैं आपके? चलिए knees. Show me your foot. Show me your foot. ये good. ये क्या है? 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 ना, ये क्या है? अमेजिंग जनाब। ये जो मैं ताली बजा रही हूँ ना इस वक्त, ये मतलब या तो बहुत छोटा है ये अप्रिसिएशन लेने के लिए, लेकिन ये जो मैंने क्लैप किया है ये उम्मे अलीन के लिए बेसिकली, क्योंकि मैं और जितनी भी इस वक्त माए प्रोग्राम देख रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ और मेरे सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो जाते हैं जब मैं देखती हूँ कि किसी भी, अभी आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं अभी हमें पता चल रहा है कि आयात चीज़ों को रिकग्नाइज करे, मगर आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि उसके पीछे उम्मे अलीन की जो स्ट्रगल है या एक माँ की जो स्ट्रगल है, या जो एक माँ मेहनत करती है अपने बच्चे के लिए, जो जितना वक्त इन्वेस्ट करती है अपने बच्चे के साथ, कभी हमने अप्रिशिएट किए हमारे आसपास की माँ को? चलिए ये तो मेरा एक दुख है, इस पर मैं बात करूंगी, बल्कि एक शो भी पूरा रखूंगी। अभी उम्मे अलीन से जरा गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक सुपर इंटेलिजेंट किड आपके पास है जी, बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हुआ था, डॉक्टर्स ने क्यों कहा 5th मंथ में अबॉर्ट करने का? एक्चुअली मुझे पैरालिसिस हो गया था जैन में। अच्छा। और 2019 में कंसीव करने से पहले? कंसीव करने से पहले। अच्छा। और उसमें ये हुआ था कि मेरा पूरा फेस ड्रूप कर गया और एक बड़ी खौफनाक सी, वो कहते हैं ना, फेस हो गया। मेरी इर्द गिर्द की फ्रेंड्स और सब ने, वो कहते हैं ना, कि मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो अब तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, सॉर्ट ऑफ इस तरह वो। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि आई स्टार्टेड टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, लेक्सोटिनल बहुत हाई डोजेज, जेनिक्स बहुत हाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि आपका बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं मैं स्टीरॉइड पे थी, सॉरी, और वो भी मैं बहुत, मतलब अगर डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करते थे कि 2 लेनी है तो मैं 4-5 ले लेती थी, क्योंकि मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। अच्छा। तो उससे पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, आपका वेट गेन होगा, हो सकता है कुछ और भी मसले हों। तो मुझे ये था कि बस फेस ठीक हो, अदरवाइज देखी जाएगी। सो यू वर नॉट प्लानिंग एट दैट टाइम ना? बिल्कुल भी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फेज से गुजर रही थी, तो आप प्लान तो नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली मुझे ये था, मुझे तो उस वक्त ये था कि आई वाज प्लानिंग फॉर सुसाइड, कि मुझे था कि नहीं, मैंने डिप्रेशन, फैमिली सपोर्ट था, आपके हस्बैंड का सपोर्ट था आपके साथ? हस्बैंड का सपोर्ट नो डाउट, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग जिन्होंने आपको देखा होता है एक दूसरी तरह से, और सडनली आपका फेस खराब हो जाता, मतलब ऐसे ही था जैसे एक एसिड विक्टिम होता है और आप एकदम से कोई, मतलब जिंदगी बदल जाती है आपकी। तो मेरी भी सडनली जिंदगी चेंज। आयात से पहले भी आपके 2 बच्चे हैं? जी बिल्कुल। तो उनके साथ भी आपका थोड़ा सा कोई डिस्टेंस आया, आप क्योंकि इतनी डिप्रेशन में चली गई, तो थोड़ा सा एक, यू मस्ट बी सफरिंग एट दैट टाइम। एग्जैक्टली मतलब सारा दिन आप एंटी डिप्रेसेंट के बाद सोए रहते हैं, आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, मैंने बाहर निकलना मिलना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए ये होता था कि बस एक रूम है और रूम के अंदर ही रहना है। तो मतलब बहुत बुरा टाइम था। और बहुत हमारे यहाँ पे ये है कि लोग बहुत उन चीज़ों को किसी और चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ कहते हैं कि पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब हम एक बहुत गलत एंगल में लेके चीज़ें जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे यही था कि नहीं, बस ना, मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, मैंने कहा आप मुझे डाइवोर्स कर दें, मतलब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग जिस तरह से हमारे कपल को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत अजीब अजीब, स्पेशली मेरी पुरानी पिक्चर्स को वीडियोस में लगा के और अजीब अजीब गाने उस पर करके तो वो मुझे भेजना शुरू और ये हो गए। सारे वही लोग थे जो आपकी सराउंडिंग्स के, आपके जानने वाले दोस्त और फैमिली के लोग? एग्जैक्टली फैमिली तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन जो इर्द गिर्द
जानने वाले या वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कुछ होते हैं, वो आपको अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू कंसीव्ड इसी पूरी सिचुएशन में, और मुझे पता भी नहीं था। आप स्टिल स्टीरॉइड्स पे थी, एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, एंड यू कंसीव्ड। यस, क्योंकि मैं गायनी के पास तो जा ही नहीं रही थी, गायनाकोलॉजिस्ट से मेरा कोई राब्ता ही नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि जो डॉक्टर मेरा फेस ट्रीट कर रहे थे सिर्फ उनके साथ था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था, ना मैंने डिस्कस किया, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब 5th मंथ हुआ तो मेरे पाँव में स्वेलिंग शुरू हो गई, और वो होता है ना, और मूवमेंट भी फील होती है उस वक्त, और बॉडी में चेंजेस भी आ रहे होते हैं डेफिनेटली, और 5th मंथ में तो विजिबल चेंजेस होते हैं। और मुझे एग्रेशन फील होता था, तो मुझे लगता था शायद स्टीरॉइड की वजह से है, स्वेलिंग है शायद इस वजह से। वो एक दिन बस वैसे ही मैंने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसने कहा तुम्हें गायनाकोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, तुम जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ और हो। तो खैर मैं चली गई, मैंने उनसे बात की, सब कुछ उनको बताया कि ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि देखें, आपने जितने स्टीरॉइड आप नाम ले रही हैं, जितने आप एंटी डिप्रेसेंट, इट्स बेटर कि आप अवॉइड कर लें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है ऑटिस्टिक हो, और कुछ भी हो सकता है। यूजुअली आई नो, और सारी खवातीन जानती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में अगर आपको कोई पेन किलर भी लेना है तो डॉक्टर आपको वो पेन किलर भी डॉक्टर से पूछ के लेना पड़ता है। Exactly. क्योंकि हर मेडिसिन अगर आपको फ्लू है, अगर आपका गला खराब है, यू कैन नॉट टेक मेडिसिन सिवाय पैनाडोल के, जो कि सबसे सेफेस्ट होती है, डॉक्टर आपको सिर्फ वही देती है, और इसके अलावा आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हो, चाहे जितनी भी खांसी हो, चाहे जितना भी बुखार हो, चाहे जितनी भी तबीयत आवाज़ार हो। और आप उस वक्त स्टीरॉइड्स पे थी, और ठीक है, अच्छा यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे उम्मे अलीन के, फिर क्या हुआ, डॉक्टर्स ने आपको तो अबॉर्ट का मशवरा दे दिया, बट यू कंटिन्यू विद स्ट्रॉन्ग विल। जनाब ब्रेक से वापस आएंगे और उम्मे अलीन से मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ आयात के भी कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे एंड द सर्टिफिकेट्स। ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। उम्मे अलीन विद मोहम्मद अयाद हमारे साथ ऑन सेट हैं, बात हम उनसे करें। अच्छा अलीन, आप ब्रेक से पहले बता रही थी कि डॉक्टर ने आपको 5th मंथ में अबॉर्ट का मशवरा दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर आपने क्या डिसाइड किया उस वक्त? उस टाइम मुझे ये था कि मैं अगर डेफिनेटली हस्बैंड को ये चीज़ बताऊंगी या इन लॉज में से किसी को भी बताऊंगी, तो एक इस पे पहले से टैग लग जाएगा, मेंटली हर कोई प्रिपेयर हो जाएगा कि बच्चा जो हो रहा है वो शायद मेंटली ऐसा होगा, और पैदा होने से पहले इसको टैग लग जाएगा। मैंने डॉक्टर से बहुत डिस्कस किया और उनसे ये कहा, उन्होंने कहा देखिए हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते, बाद में अगर हो सकता है कि, क्योंकि स्कैन में बहुत सी चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो मैंने डिसीजन लिया, हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा देख लो। हस्बैंड के आपका क्या फैसला था? हस्बैंड ने कहा कि हाँ देख लो, अगर तुम्हें लगता है अल्लाह पे छोड़ो और कर लो। तो मुझे ये था कि मैंने बस अल्लाह पे छोड़ के, और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मतलब जो होगा देखी जाएगी। मुझे पता था कि मैंने इसकी स्टैंडिंग बनानी है। मेरे लिए रिस्क नहीं था जब डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स भी कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, लेकिन बड़ा सेंसिटिव डिसीजन है और वो टाइम बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर के अगेंस्ट जाके आपने जो है ये फैसला किया। एग्जैक्टली ऐसे ही था, और अगर अल्लाह ना करता कि कुछ ऐसा हो जाता तो फिर मुझे था, लेकिन उस टाइम जब मैं बाहर निकली तो मुझे था कि मैंने मर्दाना बार लड़ना है इसके लिए, कि मतलब एक डिसीजन जब मैंने ले लिया है, मेरे जहन में यही था कि अगर स्टीरॉइड एंटी डिप्रेसेंट के साथ अल्लाह ताला ने नवाजा है तो इसमें कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। तो मुझे ये था, मेरी रूटीन रही कि जो मंथ रह गए थे मैं सूरह रहमान लगा के सुनाती रहती थी मोहम्मद को। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये 8 मंथ में था तो इसकी हार्ट बीट इतनी लो चली गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि हमें डर है कि ये सर्वाइव ना कर सकेगा। अब उस दौरान जब आप अपनी किसी से भी डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं जी डॉक्टर सी सेक्शन के लिए करते हैं, ये वो बहुत सी चीज़ें थी जो आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं। और उसके बाद जब मैंने डिसीजन लिया और एंड में ये था कि इसकी हार्ट बीट इतनी लो चली गई कि डॉक्टर ने कहा कि सी सेक्शन करना पड़ेगा और आप वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लें। मोहम्मद ओके, ये मैं अभी करती हूँ। और उसके बाद फिर जब ये पैदा हुआ है तो ये इतना अंडर डॉक्टर ने फिर आपको क्या बताया तब? जब ये पैदा हुआ तो ये इतना छोटा था, पहले तो मैं इतनी एंजाइटी में थी कि मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे आप ना नींद का इंजेक्शन लगा दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं इतनी उसमें उस वक्त स्ट्रेस में थी आप ऑलरेडी कि क्या होगा, अब क्या होने वाला है। हार्ट बीट इतनी नीचे चली गई और सर्वाइवल के, और फिर जब डॉक्टर ने आपको बताया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो एक सुकून का सांस उस टाइम लेना माँ बाप के लिए, वो जो साई ऑफ रिलीफ होती है। मुझे उन्होंने कहा कि आईसीयू में है, मैंने कहा नहीं, मुझे आप तब वहाँ पे शिफ्ट कीजिएगा अगर मेरा बच्चा ठीक है तो। मोहम्मद अच्छा एक मिनट,
उसके बाद अच्छा वो भी वॉशरूम जा रहे हैं बस सॉरी। उसके बाद फिर जब ये पैदा हुआ है तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा था कि ठीक है, लेकिन इतना छोटा था मेरी दोस्तें कहती थी यार इससे अच्छा तो एक चूहा पैदा कर लेती, इतना छोटा सा है। अच्छा फिर जब मोहम्मद अयाद 4-6 मंथ्स में, ये आपको कैसे पता चला कि ही इज माशाल्लाह सुपर इंटेलिजेंट और इतना ज्यादा जल्दी चीजों को पिक कर रहा है? मैं और मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं उसको पढ़ा रही थी तो मैं उससे कुछ चीज़ें पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि एप्पल कहाँ है, कैट कहाँ है, क्योंकि वो उस टाइम प्ले ग्रुप में था। तो इसने एकदम से ये, क्योंकि 5th मंथ का बच्चा सहारे से बैठता है, तो मैं उसके, वो इस तरह बैठा हुआ था, कार्ड्स रखे हुए थे, तो ये ना ऐसे करके गिरा है उसके ऊपर ना। जब मैंने कहा एप्पल कहाँ है, मुझे लगा तुक्का लगा ना, ऐसे गिर गया बस, ठीक है। दोबारा पूछा इसने, दोबारा से उस चीज़ पे ना, तो फिर मैंने उसी टाइम पकड़ा और पकड़ के मैंने वीडियो बना ली और उसमें एग्जैक्टली इसने वही चीज़ें की, बताई कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे गया तो जो चीज़ मैं बेटे को पढ़ाती थी उससे पहले पिक कर लेता था। अच्छा। और इसने मतलब ये जब 1 ईयर का था तो इसको डायनासोर सारे आते थे, इसको सी मॉन्स्टर, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, मतलब ये सब कुछ आता था इसको। लेकिन वही बात है, हमारे पास, मुझे तब आइडिया नहीं था कि फोरम कौन सा मैं यूज करूँ, कैसे है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मुझे लगता है अभी भी लेट हो गया हम लोग। तो अब ये है कि मोहम्मद अयाद कम हियर, इधर आओ, जय इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। शोमियो का, शोमियो का, ये कौन सा कलर की कार है? जय बता के आए, ये कौन सा कलर है? आई डोंट नो कौन सा कलर है। इज इट येलो? ये येलो कलर है और इट्स अ पिंक कलर। इज इट ग्रीन, येलो, व्हाट कलर इज दिस? अच्छा, कलर्स की से अभी रिकग्निशन नहीं है, बाकी मतलब माशाल्लाह इसको सारा वो है कि बोलता भी इस तरह नहीं है तो पिक कर लेता है, लेकिन बोलता भी जैसे साउंड्स डिफरेंट, या अगर क्वेश्चन कुछ हैं वो आजकल ये कॉन्टिनेंट पे इसको वो कर रही हूँ मैं, और ये इसको माशाल्लाह कॉन्टिनेंट भी हो गए हैं। अच्छा, कैसे अब आप इसकी एक्टिविटीज प्लान करते हो, एक तो मुझे ये बताओ, और दूसरा जो इंटरनेशनली इसको 7 सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं इसकी रिकग्निशन के लिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, उन सर्टिफिकेट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ हमें उम्मे अलीन। एक्चुअली एक ग्रुप है वहाँ पे, ये छोटे होते से ना वो कर रहा था, मतलब मैं वीडियोस ऐसे ही डाल देती थी जब 1 साल की थी। वहाँ पे एक थी, मतलब उन्होंने मुझे सामिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अगर ऐसे छुपा के बच्चा रखेंगी तो ऐसे होता नहीं, क्योंकि आपको होता नज़र ना लग जाए, ये वो बड़ी चीज़ें होती हैं माइंड में चल रही होती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शो करें अपना टैलेंट, ऐसे नहीं है। मैंने वीडियोस पोस्ट करनी शुरू की, तो ये 14 मंथ्स में इसने सबसे पहला अवार्ड विन किया, ये वाला। इसने लिटिल इनोवेटर का अवार्ड विन किया। उसके बाद फिर ये था कि नेक्स्ट इसको एक ऑनलाइन ऐसे था कॉन्टेस्ट, तो मैंने उस पर, मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप इसको ना अप्लाई करवा दो। मैंने अप्लाई कर दिया इसको, छोटे होते की वीडियोज़, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने कहा हम इंडिविजुअली इसको भी लेके चलना चाह रहे हैं। फिर वहाँ पे अप्लाई करते एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया, और माशाल्लाह से इसने अभी, इसका ये है कि अभी 7 इसके अवार्ड्स पेंडिंग हैं जो आने वाले हैं। अच्छा, वेरी तो नाइस। वो ये है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा, तो माशाल्लाह मोहम्मद अयाद इतना ज़बरदस्त रिकग्नाइज करता है चीज़ों को, मेमोरी उसकी अच्छी है, बहुत सारी पोएम्स और राइम्स पे ही एक्ट सो वेल। सो अभी इन सारी चीज़ों को रियलाइज करते हुए, डू यू प्लान हिज एक्टिविटीज़ या इसका दिन पूरा, ताकि ये और यू नो बेहतर हो, या और चीज़ों को रिकग्नाइज करे, या अपनी चूंकि एज से वो फास्ट है तो आप उसके लिए कैसे प्लान करते हो सारी एक्टिविटीज़? अभी मेरा है प्लान कि इंशाल्लाह, क्योंकि जब आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाते हैं तो उसमें बच्चा लाउडली बोलना चाहिए। हाँ, तो मैंने हाँ, अप्लाई अभी किया। he's too young, माशाल्लाह बहुत छोटा है अभी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास टाइम है, आप इसको मतलब कुछ फ्लैग्स हैं या इस तरह की चीज़ें आप इसको कराएं, तो उसके बाद फिर तो आजकल बस उन्हीं पे वर्किंग चल रही है कि कुछ इसको मतलब डिफरेंट, आगे जो तो हो गया वो हो गया। अब ये है कि आगे के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत साथ के साथ एक्टिविटीज़ प्लान कर रही हूँ कि साथ के साथ ही आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में उस तरफ जाए। तो अभी अलीन आप फुली रिकवर्ड हो फ्रॉम पैरालिसिस, आपका अभी, या अभी भी मेडिसिन पे हो? अभी मेडिसिन पे हूँ, और जब इवन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरी 4 मेजर सर्जरीज हुई, जो जर्नल एनेस्थीसिया बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 सर्जरीज थी। 5 मंथ के अंदर अंदर वो ये था। अच्छा, क्या चीज थी वो करेज, वो मोटिवेशन, वो हौसला वैसे कहाँ से आया? लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी, देन आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, कि इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ जो होती है वो बड़ा कुछ कर गुजरती है। तो आपकी जो मोटिवेशन है या ये हौसला, वो कौन था? बच्चे को खोने का डर जो होता है ना, वो
सबसे बड़ी माँ के मोटिवेशन लिए होती एक वो बड़ा एग्जैक्टली मतलब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपनी हिम्मत पकड़ूं, अपनी सारी मिजरीज को साइड पे कर दूं, या फिर ये कि मैं बच्चा खो के आराम से अपनी डिप्रेशन वाली जिंदगी को कंटिन्यू करूं। तो मैंने फिर ये था, मुझे नहीं बस अब करना है तो करना है। उसके बाद फिर ये था कि मुझे अगर कोई कहता था कि यार तुम स्माइल करती हो तो लिप मूव नहीं करता, तो मैं कहती थी इसको स्माइल करता देख लो, आई वुड बी ऑल राइट। तो ये था कि आपके अंदर एक पैशन होता है कि नहीं, बच्चे को आप देखते हो ना ग्रो करता, तो आपको अपनी तकलीफें भूल जाती हैं। मेलिन, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और ब्रेक पर चूंकि मुझे जाना है तो मैं छोटा सा एक कमेंट यहाँ पर देना चाहूंगी। एक तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मदर्स, माओ को अप्रिशिएट करें, उनकी बहुत स्ट्रगल होती है, उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कोई माँ प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से हम कहते हैं खुशामदीद। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि जब हम हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ जिक्र करेंगे डिजिटल मीडिया का, क्योंकि जो सोशल मीडिया की जो दौड़ है या जो डिजिटल मीडिया की जो दौड़ है वो अब हम इसमें एक बड़ी तब्दीली नज़र आती है। एक टाइम था कि लोग यूट्यूब पर अपने चैनल्स नहीं बनाते थे, मगर अब हम देखते हैं इन 2021 कि हर शख्स अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है। कोई किसी सूरत में कर रहा है, कोई वीडियोस बना के कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई किसी चीज़ की ब्रांडिंग कर रहा है। अब लोग टीवी कम देखते हैं और YouTube या आपके सोशल मीडिया से ज़्यादा अपडेट रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बात करें डिजिटल मार्केटिंग की भी, कि वो भी आपके बिजनेस को किस तरह से बूस्ट दे सकती है और किस तरह से उसमें तरक्की कर सकती है। जनाब, डिजिटल मार्केटिंग के आने के बाद अब ये भी मुमकिन हो गया कि आप बड़ी जो सरमायाकारी है उस पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को एक ब्रांड में भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है, ये सब कैसे पॉसिबल है, ये हम जानने के लिए बात करेंगे हमारे साथ जनाब जो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट उज़ैर हसन है, उनसे जनाब जानते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग उज़ैर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग नबिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उज़ैर, सबसे पहले जो डिजिटल मीडिया है उसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए। जी, अच्छा, डिजिटल मीडिया की जैसा आप इंट्रोडक्शन में बहुत जबरदस्त बता रही थी कि ऑफ कोर्स एवरीथिंग टुक ओवर एंड स्पेशली डिजिटल मीडिया टुक ओवर द मेन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एंड हम देख रहे होते हैं कि किस तरह जो है अब डिजिटल मीडिया प्रिवेल कर रहा है, नॉट इवन इन बिजनेसेस, हम इवन चैनल्स देखते हैं जिस तरह आपका चैनल है। अगर किसी वजह से आपका मॉर्निंग शो कोई टीवी पे लाइव नहीं देख सकता है, सो दे कैन डेफिनेटली गो ऑन टू योर यूट्यूब पेज और वहां पे जाके जो एपिसोड मिस की है वो डेफिनेटली देख सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से काफी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डिजिटल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अमेजिंग। अच्छा उज़ैर, इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अब पैसा भी कमा रहे हैं और उनका जो है वो फर्स्ट बिजनेस भी ये बन चुका है। और हमने बहुत सारी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी देखी हैं कि लोगों का ब्रेड एंड बटर ही अब यूट्यूब चैनल बन चुका है। तो इसको कैसे जो नए लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो कैसे जो है अपनी ऑडियंस को जो है बढ़ा सकते हैं? अच्छा नबिया, हमने देखा है कि 2021 में खास तौर से, बल्कि 2020 में ये ट्रेंड हमने देखा कि जब पेंडेमिक आया था, मेनी पीपल रियलाइज्ड एंड दे वर फाइंडिंग आउट देयर हिडन टैलेंट। एंड इस हिडन टैलेंट में किसी ने ये डिस्कवर किया कि वो बहुत अच्छा शेफ है, किसी ने डिस्कवर किया कि वो बहुत अच्छी जो है वो बातें कर सकता है या मूवीज के ऊपर रिव्यूज कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी यूएसपी फाइंड आउट करें। यू हैव टू फाइंड दैट अल्टीमेट पावर ऑफ योर्स जो आप जिसके जरिए आप YouTube पे अपना चैनल बना सकते हैं और फेमस हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आप किसी और से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली नॉट इमिटेट या कॉपी समवन इस चीज के लिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे भी तो वो बहुत कम टाइम के लिए होगा, और जब वो बहुत कम टाइम के लिए होगा तो वो लाइक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। सबसे पहले अपने आपने यूएसपी फाइंड आउट की। आपने, अगर आपको लगता है आप अच्छा गाना गा सकते हैं या आप अच्छा कुकिंग कर सकते हैं या आप किसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपना टैलेंट तलाश करें कि व्हाट वी कैन डू बेस्ट, और उसके बाद फिर उस पे वर्किंग स्टार्ट करें। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड इसी के साथ हमने देखा है कि जो लोग अपनी जो ये टैलेंट है या जो अपनी जो स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, सो उनके यूट्यूब चैनल से उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी से जबरदस्ती के यार सब्सक्राइब करवा लो या इसके ऊपर इतने व्यूज आने चाहिए। उनका कंटेंट ऑटोमेटिकली, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आपको लगे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और कल मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इट
टेक्स टाइम। तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और दूसरा आपने इंतजार करना है इस चीज के लिए, एंड यू हैव टू कीप प्रोड्यूसिंग कंटेंट। 50 वीडियोस बनाते हैं तो उसमें से कोई 25 वीडियोस ऐसी होंगी जो कि लोगों को हिट करेंगे, और 5 ऐसी होंगी जो कि आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस को रीच करेगी। अच्छा उजैर, हमें ये कैसे देखना है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको जो है हम इन्वॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हमें अडॉप्ट करना होगा या अपनाना होगा ताकि जो वेब ट्रैफिक है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके? नबिया, इसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल आप खुद हैं कि जिस तरह आप जब न्यू पे मॉर्निंग शो कर रही होती हैं, आप सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठा रही होती हैं, एंड जो भी दुनिया भर में हो रहा होता है आप उसके ऊपर बात कर रही होती हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो व्यूअर है, या मैं अगर एज व्यूअर डिस्क्राइब करूं अपने आप को, तो मैं जब आपका कंटेंट देखता हूं या देखूंगा तो मैं रिलेट कर सकता हूं उस चीज से। अब अगर आप कोई एक टॉपिक लेके बैठे हैं और उसके ऊपर आपने 2 घंटे निकाल दिए, तो वो ड्रैग भी होगा, एग्जैजरेट आप कितना करेंगे उसको, बोर्डम क्रिएट करता है। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, और आपको जल्दी जल्दी अपना कंटेंट जो है फ्रेशन अप करना होता है। इसी वजह से हमने देखा है कि जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो सबसे पहली जो लोग YouTube वीडियोस उसके ऊपर डालनी शुरू करते हैं या वीडियोस बनानी शुरू करते हैं, वो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। एंड एक बार अगर आप ट्रेंडिंग में आ गए, लोगों को लगा कि ये प्रॉपर इसको टाइम दे रहे हैं, दिस इज अ सीरियस बिजनेस एज वेल। तो आप इतनी सोच सकते हैं कि आज मैंने वीडियो बनाई, अगली वीडियो महीने बाद बनाऊंगा, फिर जब मूड हुआ तो 6 महीने बाद बनाऊंगा। दिस डजंट वर्क दैट वे। अच्छा उजैर, व्हाट वी हैव टू डू टू मेक अ टॉपिक ट्रेंडिंग के लिए हमें हैशटैग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ये क्यों इतना जरूरी है? अच्छा, हाँ, जो हैशटैग का फैक्टर है वो हर जगह डिफरेंट प्ले करता है। ट्विटर पे जो हैशटैग है वो अक्सर यूज होता है ट्रेंड्स बनाने के लिए, बनिस्बत इसके कि इंस्टाग्राम पे लोग वैसे ही हैशटैग्स यूज कर रहे होते हैं। एंड जो ट्विटर का हैशटैग होता है ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक वॉल्यूम के ऊपर कि वो हैशटैग की क्या वॉल्यूम है और किस रेट से ट्वीट्स हो रही हैं। तो कभी कभार हम देखते हैं कि कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस लगता है कि ये वायरल हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होते हैं, क्योंकि जो ट्वीट्स हो रही होती है उनकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है उसको ट्रेंड बनाने के लिए। एंड अगर ये ट्रेंड चल ही रहा है, कोई हफ्ते से ट्रेंड चल रहा है, तो दैट्स मोर लाइक अ न्यूज। एंड ये यूजुअली एजेंसीज उनको बताते हैं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से जब आप इंस्टाग्राम पे कोई अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑन वेकेशंस, तो आप कुछ ऐसे हैशटैग्स यूज करते हैं जिससे जो आपकी पिक्चर है, जो आपकी वीडियोस हैं, वो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। ट्रेंडिंग में एज इन के जब कोई वो हैशटैग सर्च करेगा तो वो उसके ऊपर टॉप पे यूज हो रही होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे हैशटैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे ब्लूज। अब अगर आज संडे है तो आप क्या कहते हैं, संडे वाइब्स, या इस तरह के ट्रेंडिंग हैशटैग्स को सर्च भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस हैशटैग पे कितनी पोस्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो वो आपका ऑलरेडी एक जनरल ट्रेंड है। फिर कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिस तरह आप मेंशन कर रही थी। ओके, ठीक है, यानी कि जिस हैशटैग की आपने बात की वो ट्विटर पर डिफरेंट है और इंस्टाग्राम पर उसकी जो अहमियत है या इंपॉर्टेंस है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा उजैर, कुछ थोड़ी सी टिप्स दीजिएगा, जो कंटेंट क्रिएटर हैं आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपना कंटेंट बेटर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो ज़्यादा सोशल मीडिया ट्रैफिक है उसको इंगेज कर सकें? अच्छा नबिया, इसके साथ साथ आपके जिस तरह फेलो कलीग्स भी हैं, हम देखते हैं कि उनके यूट्यूब चैनल्स कुछ लोगों के बहुत ज्यादा हिट भी चल रहे हैं, कुछ लोगों के बहुत अभी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है कि जितने पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी ज्यादा आपके पास ऑडियंस अच्छी आएगी। ऑफ कोर्स अगर आप नेगेटिविटी की बेस पे ऑडियंस एंगेज करना चाहेंगे तो वो ऑडियंस आपको अब्यूज भी करेगी। आपको अपने कॉमेंट सेक्शन बंद करने पड़ेंगे। अगर हम इन जनरल यूट्यूब की बात करें, आपको कॉमेंट्स में फिल्टर भी लगाने पड़ेंगे। तो आपने एक तो वल्गर कंटेंट और जिस तरह के आप माशरे में रह रहे हैं, जिस तरह की साउथ एशियन कंट्री से आपका ताल्लुक है, सो ट्राई करें कि यहाँ की नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए व्हाट टॉपिक्स यू कैन कवर, एंड कोई ऐसा कंटेंट ना हो जिससे किसी की दिल आजारी हो, कोई हर्ट हो पर्टिकुलरली। क्योंकि हमने देखा है कि जब मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ P4 पकाओ की, जो इसका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है इस वक्त, प्रैंक्स को अगर हम कंसिडर करें, और उनको देखते हुए इतने ज्यादा प्रैंकस्टर्स आ गए, बदतमीजियां भी की और काफी लोग अरेस्ट भी हुए इस वजह से। तो सेम वो चीज है कि आपको एक सर्टेन आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। जिस तरह टेलीविजन पे कैमरा होता है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको खुद इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस करने से पहले कि आप इस तरह की चीजों में ना पड़े।
अच्छा उज़ैर, जैसा कि वी ऑल नो कि आप यूएस में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जो है यू आर पार्ट ऑफ दैट, और इसके साथ साथ आप जो है वो डीप ऑब्जर्व भी कर रहे हो वहाँ के सोशल मीडिया को, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी। क्या डिफरेंस आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया में कैसे जो है वेस्ट पाकिस्तान से आगे है, और हमें कहाँ कहाँ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने कॉन्टेंट में? अच्छा नबिया, आपने बहुत अच्छा एक तो ये क्वेश्चन किया है। इसके साथ साथ पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो आई गेस मुझे तो ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, क्योंकि जितने ज्यादा टेक फ्रीक हम लोग हो चुके हैं खास सब एशियन कंट्रीज में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, सो काफी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं दुनिया भर में, उनके जो सेंटर्स हैं या उनके जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो इन कंट्रीज में मौजूद हैं। सो आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि ये कितना यहाँ पे टैलेंट है जो कि यूज नहीं हो पा रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब हम बाहर होते हैं हम देखते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं या जो ऑफिसेज हैं लोगों ने साउथ एशियन कंट्रीज में बनाए हुए होते हैं। एंड अगर डिजिटल मीडिया की पर्टिकुलरली बात करें सो दे आर मोर स्पेसिफिक, एंड हमने देखा है कि इतनी ज्यादा कोई थंबनेल्स खास तौर से कि कोई ऐसी थंबनेल्स या कोई ऐसी बात नहीं करते एंगेज करने के लिए कि फला लिंक पे क्लिक करें जानने के लिए, देखिए ऐसा क्या हुआ, या खास तौर से उसको जो है ना आपने एक क्लाइमेक्स ऐड किया किसी के अंदर या ओवर हाइप की कोई चीज, तो वो चीज को वो लोग अवॉइड करते हैं एंड सिंपलिस्टिक वे में आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े एक न्यूज को कन्वे करते हैं या किसी भी इस तरह की जो भी बात हो रही होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा उज़ैर, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी इम्पोर्टेंस आपको लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो डिजिटल मीडिया है वो बिल्कुल इसको टेक ओवर कर जाएगा? अभी भी काफ़ी हद तक ऐसा हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली एंड काफी हद तक हम ये देख भी चुके हैं कि ड्यूरिंग पेंडेमिक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, काफी नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ये सिनेमा की रिप्लेसमेंट भी काइंड ऑफ जो है अब आपके घर में भी एक मिनी सिनेमा तैयार हो चुका है। आप सारे आज जो सिनेमा का जो मजा है आप अपने ड्राइंग रूम में ले सकते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड अब लोगों को इतना इन्होंने कंफर्ट लेवल दे दिया है कि अब शायद जब ये सिनेमाज अभी वापस ओपन हो रहे हैं तो बहुत कम लोग होंगे, मेरी तरह के कुछ लोग होंगे जो कि कुछ मूवीज के बहुत बड़े फैन होंगे कि वो जाके थिएटर में देखें। लेकिन अब आपने इतना इजी कर दिया लोगों के लिए कि आप अपने घर पे होम थिएटर में बैठ के वो मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। आपको सबको लेके एक थिएटर में नहीं जाना है, टिकट नहीं खरीदना है, लाइन में नहीं लगना है। तो इस वजह से आई गेस कि ये जो आगे आना था ट्रेंड पेंडेमिक की वजह से काफी पहले आ गया है। थैंक यू सो मच उज़ैर, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में, और इसके साथ ही हमने अब तक आपको बताया जो डिजिटल मीडिया या जो मार्केटिंग है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उज़ैर आप तक शेयर करे थे। जनाब एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अगला हमारा सेगमेंट होगा ऑन कलर थेरेपी, कि कलर थेरेपी से आप अपनी कौन कौन सी जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं या जो डिस्कम्फर्ट्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी की इंपॉर्टेंस पे थोड़ी सी बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कलर थेरेपी से मुतल्लिक। आई डिडंट नो कि कलर थेरेपी इतनी इफ़ेक्टिव है और वो आपको इतना हेल्प आउट कर सकती है हमारी जो डेली रूटीन है या जो हमारी लाइफ है उसमें जो मुख्तलिफ, जैसे कि नींद ना आना हो गया, डिप्रेशन या एनजाइटी से फाइट करना हो गया, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, जिससे हर बंदा मेरे ख्याल से कि आजकल स्ट्रगल करे। तो कलर थेरेपी और जो हमारा ज़ोडिएक साइन है बेसिकली ये आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं और कलर थेरेपी से क्या फ़र्क आएगा इन सारी हमारी मामूलाती ज़िंदगी में और ये कितना इफ़ेक्टिव है, इस पर बात करने के लिए वी हैव एक्सपर्ट इन आवर स्टूडियोज। जनाब हमारे साथ सैयद अजीम जाफरी, इज़ अ फेमस एस्ट्रोलॉजर और कलर थेरेपिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे सबसे पहले बताएगा कि हमारा ज़ोडिएक साइन और कलर थेरेपी ये कैसे आपस में लिंक्ड हैं या रिलेट करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है हर इलाके का, हर शहर का, हर कंट्री का। उससे हमारा असेंडेंट निकलता है। असेंडेंट होता है कि आप इतने बज के इतने मिनट पैदा हुए तो आपका ये स्टार बना। अच्छा। फिर देखा जाता है मून किस घर में था, वो होता है मून साइन। हम जो जनरली बात करते हैं कि जी मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं टॉरस हूँ, वो हम सन साइन पे बात करते हैं। मून हमारे से नज़दीक है। जब भी देखा होगा आपने लो टाइड्स हाई टाइड्स होती हैं
क्यों होती है कि जब वो 14वीं चांद का समंदर की रेज आ रही होती है तो वो समंदर भी उठ जाता है। ऐसे ही कभी आपने नोट किया होगा हमारा मूड भी, ठीक है ना, बेकार आज अच्छा मूड नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो मून की पोजीशन हमारे जो हॉरोस्कोप में डाल रहा है वो नेगेटिव डाल रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव डाल रहा है तो आप कहेंगे हाँ आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, कहीं गए भी नहीं, घर पे भी हैं तो मज़ा आ रहा है। ये क्यों होता है? ऐसे ही हमारी लाइफ में कलर्स का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जो जगह कलर्स हम पहनते हैं, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, हर चीज की इंपॉर्टेंस यानी कि है। हमारे बेडरूम में, हमारे Yes, घर में जिन कलर्स का, जी। ओह गॉड, वो हमारी पर्सनालिटी पर, पर्सनैलिटी शख्सियत पे पर करता है। असरअंदाज अब होते मिसाल हैं। के तौर पे जो रेड है वो फायरी है, ठीक है ना, फायरी कलर है ना, मतलब एग्रेशन लाता है ना। अब बुल भी होता है तो देख के रेड के Red पीछे and भागता है black बुल पे। also? Black ब्लैक भी, नहीं, black ब्लैक जो है सैटर्न का है, और जो है रेड या किरमिजी जो है ये एरीज का है, मार्स से रिलेटेड। तो ये क्या इफेक्ट लेकर आएगा? अच्छा, अब जो वो है ना मार्स क्या कहते हैं, है फायरी, जंगजू, लड़ाका, एनर्जी, एक्टिव, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा दुल्हनों के कपड़े भी रेड, ठीक है, बुल भी रेड के पीछे भागता है। अच्छा, एनर्जी है तो स्टेशन पे जाए तो कुली भी वो रेड रंग के पहने होते हैं। अच्छा, तभी हमने एक चीज नोटिस की होगी, अब आई डोंट नो आप उस पर वो मजीद बताएंगे, कि जब हम किसी के अगर ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं और जो बहुत ही ग्रेइश या वाइटिश टोन में होते हाँ, हैं या बड़ा बहुत बेज comfort, टोन में हाँ। होते हैं, तो एक वैसे ही आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स Relax हो हो जाता जाता है, है, yes। आप इजी। जबकि अगर जी। आप बहुत किसी ऐसे घर में दाखिल हो जहाँ Dull। पर आपको शार्प नेवी ब्लू या रेड Black सोफा या या- ब्लैक लग रहे हाँ, हैं, हाँ। तो वैसे ही उस जगह Yes। पे आपको कुछ देर के बाद एंजाइटी और एक जी, बेचैनी सी महसूस होगी। ये क्यों होती है? ये इसी वजह से होती है कि जो वो ब्लैक है ना वो स्लो है, सैटर्न जो सितारा है उससे रिलेट है ये ब्लैक कलर, वो स्लो है तो वो सुस्ती भी लाएगा, वो आपको डल भी करेगा और एक नेगेटिविटी भी लाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना एक नेगेटिव बहुत हो जाता है, मुफलिसी भी लाता है, गुर्बत भी लाता है सैटर्न का, कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं बहुत उसके वो भी हैं, वर्स्ट उसके वो भी हैं इफेक्ट्स। तो आप कभी किसी रेस्टोरेंट में देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, खाना बेशक अच्छा ना हो, आप कहें बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ। कहीं आप चले जाएंगे, खाना टेस्टी होगा, आप कहेंगे अजीब घुटन सी, वो लाइट भी डिम सी, आप कहेंगे अजीब, और आप खा के निकलेंगे। अच्छा, तो सर हम ये कर सकते हैं ताकि हमारी जितनी ऑडियंस देख रही है उनकी आसानी के लिए, आई होप सो कि हमारे पास टाइम तो अभी होगा, तो हम हर एक स्टार के बिल्कुल, अकॉर्डिंगली yes। उनको कलर बताते हैं हाँ, बताते कि उनको अपने घर में, अपनी ड्रेसिंग में या अपनी ज्वेलरी में, ठीक या है। हमारा बैग भी हम कैरी करते हैं। इसके लिए आपको तकरीबन 2 घंटे का शो चाहिए। ओह गॉड, मगर हम फिर भी कोशिश करेंगे फिर कि भी हम मैं बताता रहूंगा। क्विकली रैप अप करें। तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले स्टार से, व्हिच पहले इज स्टार से। एरीज। हाँ, एरीज एरीज से वाले जो start है ना, करते हैं। देखें अगर वो ट्यूसडे को, वैसे तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ हमेशा ट्यूसडे का करता हूँ, अच्छा। कि एरीज वाले ट्यूसडे को एटलीस्ट रेड पहने, ओके, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद रेड सदका भी दें, रेड में मीट बीफ जो भी मिले, रेड कपड़ा दे दें, रेड चूड़ी, रेड कुछ भी रेड दें, नंबर 1 चीज़। फिर आप आ जाए टॉरस, ठीक है, टॉरस वालों का होता है स्काई ब्लू या पिंक, ये होता है, ये लोग फ्राइडे को पहने स्काई ब्लू, पिंक, और इसमें कोई रेमेडी, जैसे अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ काम रुक रहे हैं, क्योंकि स्टार्स की जब आपकी अपने असेंडेंट स्टार की नेगेटिविटी होगी ना, आप में रुकावट आएगी कामों में। आप शो भी कर रहे होंगे तो आप कहेंगे आज मज़ा नहीं आया मुझे, और किसी दिन आप कहें हाँ आज बड़ा मज़ा आया, तो वो नेगेटिविटी होती है। तो उसके लिए सदका आपने जुमे को जैसे स्काई ब्लू पिंक पहना है तो उसके लिए सदका होगा चावल, अच्छा। टूटा चावल, बॉयल्ड राइस, वैसे किसी को दे दें, बर्ड्स को डाल दें। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड जेमिनाई। जेमिनाई को होता है ग्रीन, व्हाट यू आर वेयरिंग नाउ, emerald green। यस, एमरल्ड Okay। ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है ना, Okay। पेस्टल ग्रीन, व्हाटएवर, वो ग्रीन होता है, उसका सदका होता है ग्रीन चीज का, दाल भी हरी green दाल भी हो हरी सकती सब्जी, है, यस, हाँ। हरी दाल, हरी सब्जी, और इस हरा तरह का। नोट। हाँ, 10 रुपए का वाला, यस, हरा नोट, ठीक है ना, वो हो गया। अब आ जाए कैंसर पे। कैंसर का होता है व्हाइट कलर, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, वो ग्रीन जो पहनना है वेडनेसडे को पहनना है। वेडनेसडे के लिए। हाँ, ठीक अच्छा, है। Now व्हाइट कैंसर। होगा हमारा कैंसर वालों का व्हाइट पहने, और मंडे के दिन पहने, और दूध या पानी का सदका दें वो। अच्छा, ये जो कलर्स आप साथ साथ बता रहे हैं, ये यूजुअली नॉर्मली इन कलर्स का अगर ज्यादा इंतखाब करेंगे अपनी सराउंडिंग्स हाँ, में, ठीक तो वो है। उनके लिए अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो उसके एंटी होगा ना, कैंसर के एंटी है सैटर्न, ठीक है ना। अब आप बार बार एक ही को करेंगे ना तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि कैंसर जो है उसको एरीज में वो है डेबिलेशन है, वो एक बड़ी एस्ट्रोलॉजी डेबिलेशन है, तो वो अगर आप ट्यूसडे को पहनेंगे ना तो वो उसका क्या कहते हैं बैकफायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। उल्टी तार लगा दें तो है। करंट स्पार्क होगा, तो ये भी होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट ज्यादा रिस्क ना लें, मंडे के मंडे जाएं व्हाइट।
फिर आ जाए लियो पे। लियो पहने आप बेज क्रीम कलर, ठीक है ना, ये करें, ठीक है। और डे है संडे, ऑरेंज पहन सकती हैं खवातीन। और सदका किस चीज का करें? सदका करें बाजरे का, आटे या बाजरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार इज वर्गो व्हिच इज माय स्टार। तो मैं उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, डिटेल में मुझे डिस्कशन करनी है। तो ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जितने वर्गो हजरात हैं या लड़कियां हैं वो जनाब उनको हम बताएंगे कि कौन सा कलर उनके लिए है, कौन सा सदका उन्होंने करना है और अपनी सराउंडिंग्स में कौन सा कलर आपने रखना है। स्टे विद अस। क्यों नहीं? लाइफबॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, इसमें है सिकाकाई, रीठा और आंवला। लाइफबॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बाल। मिठा नाल नहीं ले आया। ओए काके जश्न खवा सारियां नू। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। बैक जनाब, खुश आमदेद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और बड़ा इंटरेस्टिंग जनाब चल रहा है हमारा ये सेगमेंट कलर थेरेपी के अकॉर्डिंगली हम जो है कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं। और जी ब्रेक से पहले हमने लियो के बारे में बताया था कि लियो को कौन सा कलर पहनना है और किस चीज़ का सदका खैरात करना है। नाउ जनाब हम बात करने वाले हैं वर्गो यानी कि सुमला के बारे में। जी सर। वर्गो होता है पिंक, ठीक है, तो बहुत अच्छा है वैसे। हाँ, पिंक ही रखें बल्कि। और फ्राइडे और वही सदका जो टॉरस का बताया था, चावल इस तरह, ठीक है। फिर आ जाए स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, ठीक है, उनका होता है ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन रेड शर्ट कपड़े कमीज चाहे, और क्या कहते हैं, ये नहीं होता मुर्गी की कलेजी, गाय की, बकरे की गोश्त, जो भी मिले, ये चील कौवों को, बिल्ली कुत्तों को कहीं भी ना सदका के तौर पे ये आप 7 दफ़ा उल्टे हाथ से लेके 7 दफ़ा। अच्छा, ये जिन कलर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने नाइट एनवायरनमेंट में हमारे लैंप्स पे भी इन कलर्स का चुनाव नहीं करना, ये सिर्फ पहनने के लिए। सिर्फ अगर रखना है तो बिल्कुल वो नहीं होता जीरो के, वो जो नाइट बल्ब्स आते हैं वो ग्रीन या स्काई ब्लू, बस इन दोनों में से दो में से एक। हाँ, स्काई ब्लू करेंगे तो फाइनेंशियली गेन्स होती हैं, अच्छा, ठीक है, और ग्रीन करके सोएंगे तो वैसे एक रूहानियत में बहुत इजाफा होगा। यानी कि एक साइड पे ब्लू कर ले और एक साइड पे ग्रीन कर ले, एक ही रखें, ताकि हाँ। दोनों जो हैं वो। अच्छा जी, आप बता रहे थे स्कॉर्पियो भी हो गया हमारा, रेड हो गया, मंगल को सदका हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है सेजिटेरियस, उनका होता है डे थर्सडे, कलर येलो, ओके, ठीक है, और सदका भी कोई येलो, हल्दी, येलो चने की दाल, मैंगोज येलो, वो डोनेट कर दें, चाहे एक ही कर दें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाए आप कैप्रिकॉन, उसका डे है सैटरडे, कलर है ब्लैक, ग्रे, पर्पल, ठीक है, ये 3 कलर में से आप सैटरडे को पहन सकते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन। एक्वेरियस वाले बल्कि पर्पल पहने, वो ब्लैक पहने कैप्रिकॉन वाले, ठीक है, ब्लैक और ग्रेइश, ठीक है, ठीक है। एक्वेरियस वाले सैटरडे को ही वो पर्पल पहने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये कोशिश ये करें जिनका मून साइन या असेंडेंट है, हम उस पर ज्यादा चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सन साइन पे अगर आप गए तो उस पर फिर आपका अगर मून और असेंडेंट गलत निकला तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, फिर वो बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। या तो ना करें, मैं ये कहता हूँ रेमेडी, या तो ना करें, ठीक है। और अच्छा, लास्ट है पाइसेस। लास्ट है पाइसेस का वो ये जुपिटर का थर्सडे येलो, ठीक है ना। अच्छा, येलो कर लें और साथ में एक ऐड कर लें पाइसेस में ब्राउन, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये तो हमने सारे कलर्स वगैरह बताए, अब बताइएगा कि आधा साल तो हमारा अब गुजर चुका है, बाकी के जो 6 महीने हैं, कौन से स्टार्स के लिए बड़ा जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है या मुश्किल ये हो सकता है? देखें, इस वक्त जो है ना, जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, और नहीं यूँ स्टार्ट करते हैं, जिनका मून साइन सेजिटेरियस है, मून साइन बता दूं सबको,
जिस दिन आप पैदा हुए मून किस घर में था हॉरोस्कोप में, अगर आपको सपोज टाइम अच्छा, नहीं यहाँ याद। पे ये भी बता दे हमारी ऑडियंस को कि मून साइन हम बड़ा इजीली गूगल पे कुछ इस तरह की बिल्कुल आराम से। एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर उसमें आप यूजुअली डालें, अब तो एप्स आ गई हैं मोबाइल पे, बिल्कुल, जस्ट पुट योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब सिटी, वो आपको बता देगा मून। तो मून मून sign मिसाल क्या के तौर पे 5 नंबर पे तो एरीज, 5 नंबर पे तो लियो, 1 नंबर पे तो एरीज, वो बता देगा एरीज में मून। तो उसके हिसाब से आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि अब ये किसका जा रहा है? अब सेजिटेरियस जिनका मून साइन है, जिनका साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका साइन एक्वेरियस है, इन पे चल रही है साढ़ सती। साढ़ सती लोग आपको डराएंगे भी, मगर मैं साढ़ सती के बारे में थोड़ा सा बताएं। 7.5 साल Cut off आपको time साड़ है? के रख देती है इसके। साढ़ सती, ठीक है ना। वो 3 फेज होते हैं, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। पहला फेज फाइनेंशियली आपको क्राइसिस में लाएगा, सेकंड फेज आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखेगा, थर्ड जो है वो ना नुकसान ना फायदा, बस वो नॉर्मल सा रहेगा। अच्छा, कुछ लोग इसे डिनाई भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में साढ़ सती से, वो करते रहे। अच्छा, ये साढ़ सती जिन स्टार्स पे है उससे कोई रेमेडी या कोई हाँ, बिल्कुल है वो अगर आप बताइएगा। हाँ, अब जो साढ़ सती इसके अंडर है ना, उनको तो चाहिए कोई बड़े, एक तो वो ना ले, मेजर डिसीजंस ना ले। मिसाल के तौर पर साढ़ सती किसी ने शादी कर ली, वो चलेगी नहीं। अच्छा, अब बिलफर्ज आप कहते हैं नहीं फलां की तो चल गई, तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे नहीं हाँ वाकई 7.5 साल तो बड़ी टेंशन में रहे हम, उसके बाद हम सही हुए। अच्छा, वो भी 7.5 साल में पहले 2.5 साल फाइनेंशियली क्राइसिस में रहे होंगे वो कपल, सेकंड में इमोशनली लड़ाई झगड़े हुए होंगे, थर्ड में उनको रिलीफ की तरफ जाना शुरू हो या गए। यूं कह लें कि थोड़ा सा वो हुआ होगा, चलो जी अब तो गुजरी गई, अब गुजार लो जितनी है, ये होता है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि ये जो साढ़ सती है, कुछ लोग इसके डिनाइल में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है इट्स नॉट अ मिथ। तो ये क्या हर शख्स की जिंदगी में 2 बार आती है या किसी की जिंदगी में कई बिल्कुल भी नहीं आती है? अब ये आती है एवरी 30 इयर्स। ओके। तो अब अगर कोई 60 साल का है तो उसकी तो 2 दफा आ गई, मगर डिपेंड करता है, लेकिन सबकी लाइफ में आएगा ये टफ आएगा। अब डिपेंड करता है कि वो जो पहली आई तो वो तो उसको उस वक्त 30 साल की उम्र में आई, फिर दूसरी 60 पे आई ना, ठीक है, या दूसरी 53 पे आई तो 60 पे जाके कंप्लीट होगी। पहली अगर आई तो वो बच्चा था, बच्चा तो होता है उसके अपने स्टार्स नहीं चल रहे होते, वो तो गाइडेड मिसाइल होता है, जिधर बच्चे अम्मा ने मोड़ दिया, अब्बा ने मोड़ दिया, चल रहा है। एक्चुअल होती है जब आप प्रैक्टिकली उसमें आते हैं, अपनी लाइफ में खुद कमा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, अपने डिसीजन, जब आप पे ये स्टार्स इफेक्ट होना शुरू होते हैं, उस वक्त तक तो आप बस एक रोबोटिक हाँ, सुबह उठ जाओ चले जाओ, ये अच्छा, इसकी रेमेडी अब रेमेडी क्या है? एवरी सैटरडे कुछ चीजें हैं, मैं बता दूं कि वो आपने सदका करना है एवरी सैटरडे, क्योंकि ज़ुहल सैटरडे का दिन है। किसी भी ज़ोडिएक साइन से सैटरडे करेंगे बस? नहीं, वो हो साढ़ सती में, ओके, ठीक है ना, मगर उसका चाहे वो सैजिटेरियस है, चाहे वो कैप्रिकॉर्न है, चाहे वो एक्वेरियस है, बट रेमेडी एक ही है। रेमेडी क्या है? सैटरडे को कोई काली चीज का सदका। अब आपके जहन में आता है हमारे यहाँ जो एक आम वो चीज, हम तो काला बकरा देते हैं। हाँ। मैं कह के थक गया चैनलों पे कि भाई काला बकरा, उसकी खाल है, वो अंदर से रेड ब्लड है, रेड मीट है उसका, उसको मत दो, वो बैकफायर करेगा। वो काले बकरे की जान नहीं छोड़ती हमारे को, ठीक है। वो मंगल को दिया नजर के लिए भी फौरन से पहले हम काला बकरा सबसे पहले देते हैं। काला नहीं, वो तो है ही पूरा रेड, वो तो खाल आगे कसाई साइड में रखता है, ठीक है ना। तो वो रेड बांट भी रहे, गोश्त तो रेड है, ब्लड भी निकल रहा है तो रेड है। अच्छा, वो सिर्फ दें आप ट्यूसडे को, ठीक है, याद रखें। अच्छा, क्योंकि मंगल मार्स का है ना, तो बकरे का सदका ट्यूसडे को। अच्छा, अब आ जाए आप सैटरडे को क्या देना है हमने? काली चीज, काला कपड़ा, काली दाल। बहुत एक अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ। अब ये मैंने ब्लैक शूज पहने हुए हैं, ठीक है, आपने ऐसी 2 चप्पल ले ली, 2 पट्टियों वाली काली, 2 दिन 3 दिन घर पे पहने और बाहर किसी बैगर्स को इधर उधर ऐसे जाएं जहाँ हो उसको दे दें सैटरडे के दिन, ठीक है। फिर सैटरडे की होती है, आपने जैसा भी फरमाया, काली दाल, काला कपड़ा, काला सुरमा, काली चूड़ियाँ, काली चप्पल, काला जूता, ठीक है ना, काली बेल्ट, जो आपके जहन में आ रहा है काली चीज, ठीक है ना। सबसे आसान तो ये है कि अगर आप काली दाल का सालन बनाकर या काली दाल या काले चने, काले चने ले सकते हैं। यस, बहुत अच्छा है। सबसे इजीएस्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे इजीएस्ट यही होगा। हाँ सर, एक और भी होता है, क्या कहते हैं, ये सरसों का तेल नहीं होता, ये भी एक रेमेडी है सैटर्न की। अच्छा, हाँ, और अच्छा, एक और, ये क्या करेगा? अच्छा, एक और मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, आसान करेगा जी, रेमेडी बताइए। एक ऐसी रेमेडी जो बहुत मैंने किसी चैनल पे कभी बताई थी आज से 10-12 साल पहले, फिर दोबारा बता रहा हूँ। सैटरडे को आप एक प्लेट लें, उसमें सरसों का तेल डालें, फिर वो जब ऐसे यूं हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो आपका अपना चेहरा नजर आएगा नेचुरली, जैसे पानी में आता है अक्स आपका, ऐसे ही उस ऑयल में आपका अपना चेहरा नजर आएगा।
आपने रात के घर में रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी है, उसको छोटे छोटे पीसेस किए, उसको उसमें एब्जॉर्ब किया, ठीक है, ऑयल को, और कव्वों के लिए ऐसी जगह पे रख दें, घर का लॉन है, छत पे रख सकते हैं, छत पे रख दें, वो कव्वे खाएंगे। सैटन, कव्वा सैटन है, ब्लैक होता है, ठीक है ना। अगर आप उसको फीड देंगे सैटरडे को ऑयल की, तो आप देखें सारसती आपके ऐसे गुजरेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ सरसों के तेल में रोटी के टुकड़े मिक्स करके आपने पहले देखना है, ठीक है, देखना अच्छी तरह चेहरा देखा, उसमें बाद फिर रोटी के पीसेस किए, ठीक है, वो उसको करके ऐसी जगह पर रख दी जहाँ, ठीक है। अच्छा, ये रेमेडी क्या वैसे भी जो लोग, जो लगता है कि अगर कोई ये सैटन की है, सैटन की रेमेडीज करने से आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम, लोगों से चला नहीं जाता, या बहुत दुख वो रहता है, बोन्स के प्रॉब्लम, टूथ प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड, ठीक है ना, ये सैटन से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जरा जिक्र कर लेते हैं, चूंकि मैं बार बार बात करती हूँ हमारे शोज में कि क्योंकि एक दौड़ सी चूंकि लगी हुई है, हर बंदा एक रेस का हिस्सा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैसा कमाने का एक चार्म है, उसमें आप हर शख्स एक फाइनेंशियली एक स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, तो इसके लिए भी पहले तो पूछें क्यों है सर? वो ये नहीं देख रहा है कि भाई जितना मिलना है मिलना है। मौला अली का कौल, हजरत अली का, कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। जब बेसिकली हम देख रहे हैं ना कि छोटे भाई को इतना मिल गया, पड़ोसी की ये वाली गाड़ी आ गई, आप खुद अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही। जब होना होता है तो बैठे काम हो जाता है, आपको उसके लिए एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जिंदगी में जो मुझे मिला है ना, मेरे अल्लाह ने बैठे बैठे दिया है, ठीक है ना, चाहे बाहर किसी गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान से बाहर ऑयल कंपनी में, तो मुझे अल्लाह के प्लान के तहत हुए, हमारे प्लान पे नहीं हुआ। ऐसे मिली कि मुझे सीवी दो, किसी ने कहा, मैंने कहा दो, मैं कहा कहाँ, मुझे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में वो हो गई मेरी। अच्छा, फिर भी मैं कहती हूँ कि फिर भी ये अपने बस में नहीं है। वैसे तो आपको टिप दे दी है कि भी स्टॉप कंपैरिजन, लेकिन फिर भी जो लोग मैं उसका भी बता देता हूँ, छोड़ दें आप, टेंशन नहीं लें। 10th हाउस को एक्टिवेट रखना है हमने। अच्छा, 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपकी इज्जत है, आपकी वो है, तरक्की है, नहीं फाइनेंस इज सेकंड हाउस, ठीक है। 10th हाउस को जो अगर सेकंड हाउस को एक्टिव रखेंगे तो 10th हाउस ऑटोमेटिकली, नहीं 10th को रखेंगे तो सेकंड को एक्टिवेट होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आपकी सैलरी और आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपने 10th को एक्टिवेट रखना है, उसके बाद सेकंड को रखना है। सुन ले, टाइम कम है, जरा क्विकली। अब एरीज वाले 10th को रखने के लिए सैटरडे को काली चीज का सदका, टॉरस वाले 10th को रखने के लिए सैटरडे को काली चीज का सदका, जेमिनी वाले थर्सडे को येलो चीज का सदका, कैंसर वाले, ठीक है, 10th का सदका मंगल को गोश्त का सदका, लियो वाले जुमे को टूटा चावल का सदका। अमेजिंग, थैंक यू सो मच अजीम साहब। बाकी जो रहेगा टाइम बहुत कम रह गया था, लेकिन बातें बहुत ज्यादा थी जानने वाली। आई होप सो कि आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और मजा आया होगा जनाब हमारे इस लास्ट सेगमेंट में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।